कहानी 14th सेंचुरी भारत की है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को मदुराई तक एक्सपैंड कर दिया था, लेकिन उनकी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट करने और टोकन करेंसी जैसी मिसगाइडेड पॉलिसीज सल्तनत के लिए भारी पड़ी और साउथ में सल्तनत का कंट्रोल कमजोर हो गया। मौके का फायदा उठाकर हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाई 1336 में तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर नाम का एक नया किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं, जिसको आने वाले समय में 4 डायनेस्टीज संगम, सालुवा, तुलुवा और अराविडु रूल करती हैं। विजयनगर एम्पायर जब अपने चरम सीमा पर था, तब उसका एक्सटेंट नॉर्थ में कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन से लेकर पूरे सदर्न पेनिनसुला तक था। यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिवल इंडिया की पॉलिटी को 11th सेंचुरी के बाद से लार्जली मुस्लिम डायनेस्टीज ने डोमिनेट किया था, और ऐसी सिचुएशन में विजयनगर जैसे बड़े हिंदू किंगडम का राइज करना और उसका लगभग 300 साल तक एग्जिस्ट करना एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट से कम नहीं था। वैसे पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा के हिसाब से विजयनगर रूलर्स डिवाउट हिंदू होने के बावजूद पब्लिक पॉलिसी में काफी सेक्युलर अप्रोच रखते थे और उनके किंगडम में कई तरह के रिलीजियस सेक्ट्स को रिलीजियस फ्रीडम थी। खैर, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल ईस्टर्न कर्नाटका में लोकेटेड हम्पी थी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर के लिए फेमस है। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस के हिसाब से हम्पी शहर ऑलमोस्ट रोम जितना बड़ा था। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक तो ये तक कहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने हम्पी जैसा दूसरा शहर देखा ही नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर के 300 साल का ग्लोरियस इतिहास और उसके डाउनफॉल की कहानी। हम देखेंगे कि जब नॉर्थ इंडिया तैमूर और बाबर के इन्वेजन से केओस में था, तब कैसे विजयनगर हर रोज नई हाइट्स को छूते हुए साउथ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड किंगडम बना हुआ था। ये उस विजयनगर की कहानी है जिसके एक राजा कृष्णदेव राय को खुद मुगल एम्परर बाबर अपने दौर के इंडिया का सबसे पावरफुल राजा बताते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री। हरिहरा एक किंगडम के फर्स्ट रूलर बने जिन्होंने होयसला टेरिटरी को एनेक्स किया। 1356 में बुक्का राया ने उन्हें सक्सीड करते हुए मदुराई सल्तनत का डिस्ट्रक्शन और विजयनगर का पूरे सदर्न पेनिनसुला में एक्सपेंशन किया। लेकिन विजयनगर के लिए यह सब इजी नहीं था। तुगलक्स के बाद दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन डेक्कन में बहामनी सल्तनत ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और काफी तेजी से पावरफुल होने लगा। बहामनीज विजयनगर के नॉर्दर्न एम्बिशंस के सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल थे। इनकी राइवलरी बुक्का के दौर में शुरू हुई, जो एक सेंचुरी तक चलती रही। राइवलरी फर्टाइल तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण को लेकर थी। दोआब और डेल्टा की लड़ाई उनकी फर्टिलिटी की वजह से थी, लेकिन कोंकण की लड़ाई हॉर्सेस को लेकर थी, जो कैवलरी के लिए इंपॉर्टेंट थे। बहामनीज ने नॉर्थ से आने वाले हॉर्सेस को ब्लॉक कर दिया और इसलिए वेस्ट एशिया के साथ होने वाले हॉर्स ट्रेड के लिए फेमस कोंकण का गोवा पोर्ट विजयनगर के लिए काफी क्रूशल हो गया। कई सालों के इनकंक्लूसिव राइवलरी के बाद जैसे ही देवराया 1 1404 में पावर में आए, तुंगभद्रा दोआब को लेकर स्ट्रगल एक नए विगर के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन वारंगल और बहामनी के बीच हुई एक पुरानी ट्रीटी ने सदर्न इंडिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल कर रख दिया था, जिसकी वजह से 1408 में देवराय को बहामनी सुल्तान फिरोज शाह बहामनी के हाथों एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फेस करनी पड़ी। देवराय को कॉम्पनसेशन के लिए अपनी बेटी की मैरिज फिरोज से करनी पड़ी और डाउरी में बनकापुर की टेरिटरी भी देनी पड़ी। लेकिन कुछ ही सालों बाद देवराय को रिवेंज का मौका मिला। रेड्डी किंगडम में एक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन के चलते देवराय ने डिप्लोमैटिक मैन्यूवरिंग करके वारंगल के साथ एक ट्रीटी साइन की और रेड्डी किंगडम को आपस में डिवाइड कर लिया। विजयनगर की इस डिप्लोमेसी की वजह से बैलेंस ऑफ पावर फिर बदल गया और 1420 में देवराय ने फिरोज को डिफीट करते हुए पुरानी टेरिटरीज रिकैप्चर कर ली। 1425 में देवराय 2 पावर में आए, जो संगम डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। पोर्चुगीज ट्रैवलर नूनीज बताते हैं कि श्रीलंका, पेगू और मलया के किंग्स भी देवराय 2 को ट्रिब्यूट पे करते थे। इनके रूल में विजयनगर में कई रिफॉर्म्स हुए। बहामनीज की मेन पावर उनके मुस्लिम आर्चर्स और कैवलरी की वजह से थी।
इसलिए देवराय II ने कई केपेबल मुस्लिम्स को जागीर दी और अपने सोल्जर्स को उनके अंडर आर्चरी की ट्रेनिंग दी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कैवलरी का ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ। अगले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णदेवराय हुए, जो 1509 में थ्रोन पर आए। ये बाबर के कंटेम्पररी थे। कृष्णदेवराय के दौर में विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी अपने जेनिथ पर थी और डोमिंगो पेज जब हम्पी का कंपैरिजन रोम से कर रहे थे तब यहां कृष्णदेव का ही रूल था। पेज बोलते हैं कि कृष्णदेव एक एबल मिलिट्री जनरल भी थे जो बैटल को फ्रंट से लीड करते थे और अपने इंजर्ड सोल्जर्स का ध्यान पर्सनली रखते थे। इसलिए कृष्णदेव ने तुंगभद्रा दोआब के झगड़े को फिर से जिंदा करते हुए उड़ीसा के गजपति और बहमनीज के सक्सेसर स्टेट बीजापुर सल्तनत पर बड़ी विक्ट्रीज पाई। कृष्णदेव के दौर में पोर्चुगीज की इंडिया में एंट्री हो चुकी थी, जिनके गवर्नर एल्बक्यू कृष्णदेव के काफी अच्छे रिलेशंस थे। पोर्चुगीज ने कृष्णदेव को मिलिट्री एड भी दी, जिसके बदले में उन्हें भटकल फोर्ट बनाने की परमिशन मिली। लेकिन हिस्टोरियंस का ओपिनियन है कि यह कृष्णदेव की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो पोर्चुगीज डेंजर को अंडर एस्टिमेट करते रहे। कृष्णदेव की ग्रेटनेस के कई और रीजंस थे। उन्हें हिस्टोरियंस द ग्रेट बिल्डर भी बोलते हैं। उनके द्वारा कंस्ट्रक्टेड एक इनॉर्मस टैंक को डोमिंगो पेज अपनी बुक क्रॉनिकल ऑफ द विजयनगर किंग्स में अ ग्रेट आर्किटेक्चरल वंडर कहते हैं। उनके रूल में विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर भी अपने मैच्योर फेज में था, जब टावरिंग राय गोपुरम, श्रीसेलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स, विरूपाक्षा टेम्पल का पिलर्ड हॉल एटसेट्रा का कंस्ट्रक्शन हुआ। राया गोपुरम विजयनगर का यूनिक इनोवेशन था और यह टेम्पल्स का रॉयल्टी गेटवे था। ये इतने मैग्निफिसेंट थे कि टेम्पल्स की मेन श्राइन्स उनके सामने बौनी लगने लगी थी। एकम्बारंथा टेम्पल का 188 फीट टॉल सदर्न गोपुरम सबसे मैसिव है, जो कृष्णदेव ने ही बनवाया था। कृष्णदेव के रूल को हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं, क्योंकि वो खुद एक नोटेड स्कॉलर थे और उन्होंने अमुक्तमलयादा नाम की तेलुगु पोएट्री का कलेक्शन और जंबावती कल्याणम, मदलसा चरिता और सत्यवाड़ु परिणाया जैसे संस्कृत वर्क्स प्रोड्यूस किए। इसके अलावा उनके दौर में तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल पोएट्स को काफी सपोर्ट भी मिला, जिनमें तमिल पोएट हरिदासा और कन्नड़ा स्कॉलर मल्लन नार्या काफी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। कृष्णदेव लिटरेचर को इतना वैल्यू करते थे कि उनके कोर्ट में 8 तेलुगु पोएट्स और स्कॉलर्स थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। इन अष्टदिग्गजों में साउथ इंडिया के बीरबल कहे जाने वाले तेनाली रामा भी थे, जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए फेमस हैं। आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। विजयनगर के पॉलिटिकल गेन्स के अलावा उसका आर्किटेक्चर ग्रैंडियोर भी उसे एक ग्रेट एम्पायर बनाता है, और यही वजह है कि हम्पी आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी के रूइंस में विजयनगर की ग्लोरी और उसके डिस्ट्रक्शन दोनों की स्टोरीज दिखती हैं। यहां पर 1600 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। अब्दुल रज़ाक, जो अर्ली 1440s में इंडिया आए थे, वो यहां के 7 टियर्ड फोर्टिफिकेशन से काफी इंप्रेस्ड थे। फोर्ट के अंदर कैपिटल सिटी के अलावा एग्रीकल्चरल लैंड और कैनाल्स भी थे, जिसका स्ट्रेटेजिक रीजन वॉरफेयर के टाइम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना था। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो मंडपा या लॉन्ग पिलर्ड हॉल्स, राया गोपुरम, चैरियट स्ट्रीट्स और इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन जैसे फीचर्स डिस्टिंक्टली विजयनगर इनोवेशंस हैं, और ये विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी का एविडेंस हैं। हम्पी का सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल विरूपाक्षा टेम्पल है, क्योंकि विरूपाक्षा विजयनगर रूलर्स के मेन डेटी थे, जिनके बिहाफ में रूल करने का क्लेम वो करते थे। यहां का मैसिव ईस्टर्न गोपुरम 1510 में कृष्णदेव राय ने बनवाया था, जो टेम्पल के मेन श्राइन से काफी ज्यादा बड़ा है। विट्ठल टेम्पल में कल्याण मंडप और हम्पी स्टोन चैरियट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्टोन चैरियट हमारे 50 रुपए के नए नोट में भी हैं। इसका कंस्ट्रक्शन भी कृष्णदेव ने कोणार्क के स्टोन चैरियट से इंप्रेस होकर करवाया था। यहां के डिटेल्ड कार्विंग वाले म्यूजिकल पिलर्स भी आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, जिनको हिट करने से 81 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन।
विजयनगर की ग्रेटनेस का एक रीजन उनका यूनिक पॉलिटिकल इनोवेशन नायंकारा सिस्टम भी था, जो दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से इंस्पायर्ड था। इसमें अमर नायका नाम के मिलिट्री कमांडर्स नायकट्टम नाम की कुछ टेरिटरीज को राया के बिहाफ में गवर्न करते हुए एक कंटिंजेंट फोर्स मेंटेन करते थे, जो विजयनगर को बैटल्स में हेल्प करती थी। अमर नायक को कंट्रोल में रखने के लिए उनके ट्रांसफर की पावर राया के पास थी, लेकिन इनमें से कुछ नायक 17th सेंचुरी में इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश करने लगे, जो विजयनगर के डिक्लाइन का एक कारण बना। सोसाइटी की बात करें तो विजयनगर में एक यूनिक सोशल स्ट्रक्चर था, जहां वैष्णवाइट्स को राइट हैंड कास्ट और शैवाइट्स को लेफ्ट हैंड कास्ट में रखा जाता था। वुमेन की पोजीशन रिलेटिवली बेटर थी, क्योंकि कई लर्नेड वुमेन अकाउंटेंट और जजेस की पोजीशन होल्ड करती थी। लेकिन नूनीज देवदासी, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज और सती के एग्जिस्टेंस की भी बात करते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी मेडिवल किंगडम की तरह विजयनगर का भी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू ही था। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंडस्ट्रीज टैक्स एटसेट्रा भी एग्जिस्ट करते थे। विजयनगर का मार्केट भी उसकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। पेस बाजार का एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देते हुए बोलते हैं कि वहां दुनिया की हर चीज मिलती थी, फ्रॉम प्रेशियस स्टोन्स टू थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी। इसके अलावा विजयनगर डायमंड एक्सपोर्ट के लिए भी फेमस था। नूनीज यहां की डायमंड माइंस को वर्ल्ड की रिचेस्ट माइंस बताते हैं। डिसइंटीग्रेशन एंड द फॉल ऑफ एम्पायर। विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा थी कि शायद ही कोई इसके डाउनफॉल को इमेजिन कर सकता था। बट जस्ट लाइक अदर ग्रेट एम्पायर्स, विजयनगर का एंड भी इनएविटेबल था। कृष्णदेव राय की 1529 में डेथ के बाद अच्युत देव राय और अलिया राम राय के बीच सक्सेशन का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसका फायदा उठाकर डेक्कनी सुल्तान इस पावर स्ट्रगल में इंटरवीन करने लगे और एम्पायर को काफी नुकसान हुआ। अच्युता की 1542 में डेथ के बाद राम राय की हेल्प से सदाशिव राय पावर में आया, जिसने अराविडु डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। बट रियल पावर राम राय के पास थी। राम राय ने कई सक्सेसफुल बैटल्स लीड किए और बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स फेस करने पड़े। इन ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स से नाराज 1565 में बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर ने एक यूनाइटेड फोर्स के साथ विजयनगर को बैटल ऑफ तालिकोटा में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और यह बैटल इंडियन हिस्ट्री का एक वाटरशेड इवेंट बन गया। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद विजयनगर की कैपिटल पेनुकोंडा शिफ्ट कर दी गई और किंगडम अगले 100 इयर्स तक एग्जिस्टेंस में रहा। लेकिन कई अमर नायकों के इंडिपेंडेंट किंगडम्स के इमर्जेंस से अब राया की पावर इनसिग्निफिकेंट और विजयनगर की ग्लोरी के दिन खत्म हो चुके थे। विजयनगर की ग्लोरियस हिस्ट्री वैसे तो 1565 में ही खत्म हो जाती है, लेकिन ऑफिशियली इसका एंड 1646